प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मासलपुर, करौली। प्रिय विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, गोपाल कृष्ण गोखले का विश्वास था कि एक विकसित एवं विवेक संगत शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही भारत राष्ट्र की वास्तविक उन्नति एवं विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। गोखले मूलतः एक शिक्षक थे और उन्होंने दक्षिण शिक्षा समाज तथा दक्षिणी सभा के माध्यम से शिक्षा के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले के शिक्षा संबंधी विचारों को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर 1, शिक्षा की व्यापक अवधारणा। गोखले की शिक्षा की अवधारणा अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत थी। उनके लिए शिक्षा मात्र किसी विशेष विषय का ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं थी, अपितु यह बहुआयामी राष्ट्रीय जागरण उत्पन्न करने तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण का भी साधन थी। वे शिक्षा को पढ़ने व लिखने की ऐसी क्षमता मानते थे जो सामान्य जन को प्रशासनिक जानकारी, तकनीकी कौशल, सार्वजनिक स्वच्छता व स्वास्थ्य, सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक समता व बंधुत्व, आंदोलनों की लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तकनीकी आदि का आधारभूत ज्ञान देने में समर्थक थी। प्रिय विद्यार्थियों, गोखले शिक्षा को व्यक्तित्व के विकास के साथ ही राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक उत्थान का सर्वोत्तम साधन मानते थे और वे भारतीय प्रसंग में शिक्षा के माध्यम से अपने राष्ट्र निर्माण के स्वप्न को भी साकार करना चाहते थे। बिंदु नंबर 2, उदार पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्षेत्र में गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों पर उनके पूर्ववर्ती राजाराम मोहन राय के विचारों का पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ता है। उन्होंने राजाराम मोहन राय की तरह ही प्राचीन भारत के ज्ञान व विधाओं की प्रशंसा करने के बावजूद प्राचीन पाठ्यक्रम पद्धति और पाठ्यक्रम के स्थान पर पाश्चात्य स्कूल पद्धति तथा पाठ्यक्रम का समर्थन किया। गोपाल कृष्ण गोखले का मत था कि केवल उदार पाश्चात्य शिक्षा द्वारा ही भारतीय जनमानस को परंपरागत अज्ञान, अंधविश्वास, कुरीतियों आदि से मुक्ति प्राप्त हो सकती है और उनमें आधुनिकता एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास किया जा सकता है। वे पाश्चात्य शिक्षा पद्धति की मदद से ही भारतीयों में सामाजिक चरित्र, नागरिकता के गुण, आर्थिक एवं तकनीकी कौशल उत्पन्न करने की आकांक्षा रखते थे। वे इस शिक्षा पद्धति द्वारा भारतीय समाज में चिंतन का लौकिक, विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करना चाहते थे। बिंदु नंबर 3, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। प्रिय विद्यार्थियों, गोपाल कृष्ण गोखले राष्ट्र के रूप में भारत के उत्थान के लिए शिक्षा को आधारभूत साधन मानते थे, किंतु शिक्षा के विषय में सामान्य भारतीय की उदासीनता, स्कूलों में साधनों का अभाव व कुप्रबंधन और शिक्षा के प्रसार के प्रति ब्रिटिश शासन की उपेक्षा से वे अत्यधिक दुखी थे। गोपाल कृष्ण गोखले का आग्रह था कि इंग्लैंड की तरह भारत में भी प्राथमिक शिक्षा को कानून द्वारा अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और इस पर आने वाला व्यय को सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रचार के लिए समय समय पर अनेक सुझाव भी दिए थे, जिनमें प्रमुख हैं 6 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए
प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए तथा भारत की गरीबी को देखते हुए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा पर आने वाला संपूर्ण व्यय को 3/4 भाग राज्य के द्वारा और 1/4 भाग स्थानीय संस्थाओं द्वारा उठाया जाना चाहिए। यदि राज्य चाहे तो प्रारंभ में केवल बालकों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है, किंतु उसके बाद इसे सभी बालिकाओं के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के महत्व तथा इस पर आने वाले व्यय की बड़ी राशि को देखते हुए गोखले ने यह सुझाव भी दिया कि प्राथमिक शिक्षा को राज्य के क्षेत्राधिकार से हटाकर केंद्र के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया जाना चाहिए और शिक्षा के प्रसार हेतु प्रारंभ में गृह विभाग के अंतर्गत एक शिक्षा सचिव का पद बनाया जाना चाहिए और उसके बाद वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक शिक्षक सदस्य के पद का भी सृजन किया जाना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में सरकार की उदासीनता को भी देखते हुए भारतीय उद्योगपतियों एवं धनिक वर्ग का भी आह्वान किया कि वे इस क्षेत्र में भी अपना सहयोग प्रदान करें। गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों का बिंदु नंबर 4 है तकनीकी शिक्षा पर बल। प्रिय विद्यार्थियों, गोपाल कृष्ण गोखले कृषि एवं उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में भारत के आर्थिक विकास के समर्थक थे और चाहते थे कि इन क्षेत्रों में उत्पादन में प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अतः उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि भारत में तकनीकी शिक्षा के योजनाबद्ध व व्यवस्थित विकास के लिए एक आयोग की स्थापना की जानी चाहिए और उनका आग्रह था कि तकनीकी शिक्षा के विकास व प्रसार के लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जाना चाहिए और यदि सरकार उचित समझे तो अधिभार राशि को इस मद पर व्यय करने के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। जब सरकार ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान प्रशिक्षण आदि के लिए बजट में 20 लाख रुपए का प्रावधान किया तो उन्होंने सरकारी कदम की प्रशंसा की और इसके साथ ही इस तथ्य को प्रकट किया कि तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए और अधिक धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। बिंदु नंबर 5, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर बल। प्रिय विद्यार्थियों, गोपाल कृष्ण गोखले भारत के उत्थान के लिए उच्च शिक्षा के प्रसार के समर्थक थे और इस दृष्टि से विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता के पक्षधर भी थे। अतः उन्होंने वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किए गए सरकारी विधेयक इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 का बम्बई विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य के रूप में तथा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में भी इसका पूर्ण विरोध किया। प्रिय विद्यार्थियों, इससे स्पष्ट होता है कि गोपाल कृष्ण गोखले राष्ट्र के रूप में भारत के उत्थान के लिए शिक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत साधन मानते थे। वे जहां राष्ट्रीय चेतना एवं सामाजिक जागृति के लिए प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्य एवं निःशुल्क व्यवस्था के समर्थक थे, वहाँ ही आधुनिक व प्रगतिशील मध्यम वर्गीय नेतृत्व के विकास के लिए उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयीय शिक्षा को उपयोगी मानते थे तथा भारत के आर्थिक विकास के लिए तकनीकी शिक्षा के प्रसार को आवश्यक मानते थे। प्रिय विद्यार्थियों, यद्यपि गोखले भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए सरकारी संसाधनों एवं सहयोग को अनिवार्य मानते थे, किंतु विश्वविद्यालय के स्तर पर सरकारी हस्तक्षेप व दबाव के घोर विरोधी थे। वे भारत को एक आधुनिक एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित करना चाहते थे और इस दृष्टि से उदार पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली एवं पाठ्यक्रम को उपयोगी मानते थे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि
गोखले भारत की तत्कालीन दुर्दशा से मुक्ति तथा आशापूर्ण भविष्य की ओर बढ़ने का एकमात्र उपाय शिक्षा को ही मानते थे। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है इस वीडियो से आपको के अध्ययन में काफ़ी पर्याप्त लाभ होगा। धन्यवाद।